गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब अपने सॉइल साइंस में स्टार्ट करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले प्लांट न्यूट्रिएंट्स देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है? बड़ा सिंपल सा है कि जो प्लांट के न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करे, पौधे के पोषण में जो भाग ले, उसे अपने क्या बोलते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दो चीजें हैं, एक तो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियंत्रक, और दूसरा होता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पादप पोषक तत्व। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो अपना डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, और दूसरा अपना क्या है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स और पीजीआर। प्लांट न्यूट्रिएंट्स और पीजीआर दोनों की डेफिनेशन अपने को मिल जाएगी। देखो सबसे पहले मैं बात करूं प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है, पादप पोषक तत्व क्या है। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जो प्लांट के न्यूट्रिशन में, पादप के पोषण में भाग ले, उन्हें प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। अब ये न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी पोषण में भाग लेते हैं, इसलिए प्लांट इन्हें बाहर से ही अपटेक करता है, यानी बाहर से ही अवशोषित करता है ना। जैसे कुछ तो कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये तो एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से ले लेता है, और जो हाइड्रोजन है वो किससे ले लेता है? जल से ले लेता है। हालांकि ऑक्सीजन भी जल से लेता है, लेकिन वो जलीय पौधे, एक्वेटिक प्लांट्स लेते हैं। तो हाइड्रोजन है वो जल से ले लिया जाता है। बाकी जो पोषक तत्व वो सारे के सारे क्या है? सॉइल से अपटेक किए जाते हैं, मृदा से ग्रहण किए जाते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पादप पोषक तत्व पोषण में भाग लेते हैं, न्यूट्रिशन में भाग लेते हैं। पोषण और न्यूट्रिशन हमेशा बाहर से ही लिया जाता है, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स पौधे बाहर से अपटेक करते हैं, और ये न्यूट्रिशन में, पोषण में भाग लेते हैं। इस वजह से ये ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। पोषण में भाग लेते हुए वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ग्रोथ में न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। पोषण में भाग ले रहे हैं, पोषण का हिस्सा है, तभी तो ग्रोथ को प्रभावित कर रहे हैं। भाई बिना न्यूट्रिशन के ग्रोथ कैसे हो सकती है? तो सीधी सी बात है, ये न्यूट्रिशन का हिस्सा है तो ग्रोथ को प्रभावित करेंगे, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अब ये न्यूट्रिशन का हिस्सा है तो थोड़ी सी हमें ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है, यानी इनकी जो अमाउंट होती है वो पीजीआर के कंपैरिजन में, पीजीआर की तुलना में क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए आप बोल सकते हो ये न्यूट्रिशन का हिस्सा है, पोषण का हिस्सा है, बाहर से अपटेक होते हैं, बाहर से ग्रहण किए जाते हैं, न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करके, पोषण में भाग लेके वृद्धि को प्रभावित करते हैं, यानी ग्रोथ है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें आप प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। अब हम बात करें यहां पीजीआर की। देखो पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको आप फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन यानी पादप हार्मोन भी कहते हैं, ये प्लांट के ही किसी पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं, पौधे के ही किसी भाग में क्या है? सिंथेसाइज होंगे। कहीं भी हो सकते हैं, है ना, कहीं भी सिंथेसाइज हो सकते हैं। अलग अलग पीजीआर अलग अलग जगह सिंथेसाइज होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है वो पौधे के शीर्ष में संश्लेषित होता है, साइटोकाइनिन है वो रूट के टिप में संश्लेषित होता है, जिब्रेलिन है वो सेक्सुअल पार्ट में होता है, लैंगिक भाग में होता है, जैसे बीज और फूल के अंदर संश्लेषित होता है। तो अलग अलग पीजीआर अलग अलग जगह सिंथेसाइज होते हैं, संश्लेषित होते हैं। तो ये प्लांट में ही सिंथेसाइज होते हैं, तो हम इनको ऑर्गेनिक केमिकल बोल सकते हैं, कार्बनिक रसायन बोल सकते हैं। तो पीजीआर ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, कार्बनिक रसायन होते हैं, जो प्लांट के ही किसी पार्ट में, पौधे के ही किसी भाग में बहुत ही माइक्रो क्वांटिटी में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में संश्लेषित होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। जहां पर सिंथेसाइज होते हैं, संश्लेषित होते हैं, वहां पर या दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करके, दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करके, परिवहन करके, बिना न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट किए हुए, बिना पोषण में भाग लिए हुए ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उन्हें पीजीआर बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि ये प्लांट के ही किसी पार्ट में बनते हैं, इसलिए आप इन्हें ऑर्गेनिक केमिकल यानी कार्बनिक रसायन बोल सकते हैं। ये प्लांट के ही किसी पार्ट में, किसी भाग में बहुत ही कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में संश्लेषित होते हैं, है ना, सिंथेसाइज होते हैं। कम मात्रा की आवश्यकता क्यों है इनकी? बहुत कम मात्रा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये न्यूट्रिशन का हिस्सा ही नहीं है, न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में, माइक्रो क्वांटिटी के अंदर सिंथेसाइज होंगे, जहां होंगे वहां या दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे। जैसे ऑक्सीजन है पौधे के शीर्ष में बनता है, एपिकल पार्ट में बनता है, और बेसिपेटल मूवमेंट करता है, यानी नीचे की तरफ गति करता है, और जड़ों को भी प्रेरित करता है। तो जहां संश्लेषित होते हैं वहां पर या दूसरी जगह परिवहन करके, ट्रांसपोर्टेशन करके, बिना
न्यूट्रिशन में बिना पोषण में भाग लिए हुए ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो इन्हें आप क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हमें वैसे तो केमिस्ट्री से डर लगा है हमेशा, लेकिन केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन आपको हमेशा याद रही होगी, है ना? केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन, कैटालिस्ट, उत्प्रेरक, ऐसे रसायन जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, यानी नियंत्रित करते हैं। ऐसे केमिकल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन फिर भी रिएक्शन की स्पीड को, है ना, एसिलेट या फिर स्लो कर देते हैं, यानी जो रिएक्शंस है उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, उन्हें कैटालिस्ट बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ पीजीआर के लिए बोला जा रहा है, भाई ये न्यूट्रिशन में हिस्सा लेता ही नहीं, पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वृद्धि को प्रभावित कर रहा है, ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये क्या करते हैं? एक बायो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। आपसे पूछ ले कि बायो कैटालिस्ट या जैव उत्प्रेरक की तरह कौन काम करता है, तो पीजीआर करता है, सीधी सी बात है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो हमें बात करनी है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की, पादप पोषक तत्वों की। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स बाहर से लेना पड़ता है, पीजीआर बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में चाहिए, पीजीआर है कम मात्रा में चाहिए। प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर से अपटेक होता है, बाहर से लिया जाता है, और जो पीजीआर है वो बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स मैक्रो क्वांटिटी में चाहिए, वृहद मात्रा में चाहिए, और जो पीजीआर है वो माइक्रो क्वांटिटी, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए। प्लांट न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन का हिस्सा है, यानी पोषण का हिस्सा है, और पीजीआर न्यूट्रिशन का हिस्सा नहीं होते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे? न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करके, लेकिन पीजीआर है वो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, यानी वृद्धि को प्रभावित करता है, कैसे? ग्रोथ न्यूट्रिशन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए, यानी जो पोषण है उसमें बिना भाग लिए हुए। तो पीजीआर है वो किसकी तरह काम करता है? जैव उत्प्रेरक, यानी बायो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। चलिए पीजीआर को साइड में, अब हम बात करते हैं प्लांट में न्यूट्रिएंट, यानी पादप पोषक तत्व। तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है वो तो मैंने बता दिया भाई, ऐसे एलिमेंट्स जो प्लांट के न्यूट्रिशन में, पोषण में भाग ले और ग्रोथ को प्रभावित करे, यानी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करे, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। बिना पोषण, बिना न्यूट्रिशन हम वृद्धि कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पौधा भी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। चलिए अब एक वर्ड आया, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्व। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब ये एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स थ्योरी क्या थी? देखो, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स थ्योरी है वो सबसे पहले आई थी 1939 के अंदर, यानी 1939 के अंदर। और ये थ्योरी कौन लेके आया था? एक तो आर्नोन थे और दूसरे स्टाउट थे। ये थ्योरी कौन लेके आया था भाई? एक साइंटिस्ट का नाम था आर्नोन और दूसरे कौन से थे? स्टाउट थे। आर्नोन व स्टाउट, दो साइंटिस्ट थे, आर्नोन और स्टाउट। ये एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की थ्योरी लेके आए थे। हो सकता है उस थ्योरी के अंदर कुछ कमियां रही हो, इसलिए इसको 1954 के अंदर रिवाइज किया गया था, यानी कहने का मतलब क्या है, इसे पुनः पेश किया गया था, है ना। 1954 के अंदर इसे पुनः पेश किया गया। अब इस बार जो रिवाइज करने वाला व्यक्ति था वो अकेला कौन था? आर्नोन था। कौन था? आर्नोन। 1954 में इसे फिर से रिवाइज किया गया। अब आपसे यह पूछ ले कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स थ्योरी, आवश्यक पोषक तत्व की अवधारणा किसने दी, तो आप बोलोगे आर्नोन और स्टाउट ने ही दी थी, क्योंकि जब थ्योरी सबसे पहली बार आती है उसे ही उस थ्योरी का क्रेडिट जाता है, बाद में सुधार तो चलता रहता है। तो आपसे पूछ ले आवश्यक पोषक तत्व की अवधारणा या एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स थ्योरी है वो किसने दी थी? आवश्यक पोषक तत्व की अवधारणा है वो किसने दी थी? तो आवश्यक पोषक तत्व की जो अवधारणा आर्नोन और स्टाउट ने दी थी, है ना, 1939 में। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि इन्होंने, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर 1939 के अंदर मोलिब्डेनम को एज ए एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट भी डिस्कवर किया था, यानी इन्होंने मोलिब्डेनम को पादप पोषक तत्व के रूप में भी खोजा था। ये आगे की बात है, आगे जब हम न्यूट्रिएंट है वन बाय वन न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, भाई इसको इसने डिस्कवर किया, इसको इसने डिस्कवर किया, तब। अब मैं बात कर रहा था
कि इस थ्योरी को रिवाइज किसने किया था? तो इस थ्योरी को रिवाइज किया था आर्नोन ने 1954 में। उस समय इन्होंने 3 बातें बोली। जी, ये जो 3 बातें या 3 शर्तें या जो 3 कंडीशन जिस एलिमेंट्स के लिए, जिस तत्व के लिए लागू होती है, वो एसेंशियल प्लान न्यूट्रेंस होगा। अब इनकी ये 3 कंडीशंस क्या थी? इन्होंने सबसे पहले बोला ऐसा एलिमेंट्स, ऐसा तत्व जिसके बगैर प्लांट अपनी लाइफ पूरी नहीं कर सकता, यानी पौधा अपना जीवन पूरा नहीं कर सकता। मैंने कहा कि इन्होंने 3 शर्तें बोली, और वो 3 शर्तें जिस एलिमेंट्स के लिए लागू होती है, जिस तत्व के लिए लागू होती है, उसे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो इसमें से सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि ऐसा तत्व, ऐसा एलिमेंट जिसके बगैर प्लांट अपनी लाइफ पूरी नहीं कर सकता है, पौधा अपना जीवन पूरा नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरा कि अगर इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी इस तत्व की कमी हो जाती है, तो इसकी डेफिशिएंसी इससे ही पूरी कर सकते हो, दूसरे से नहीं, अल्टरनेट से नहीं कर सकते हो। यानी ऐसा तत्व, ऐसा एलिमेंट जिसके बगैर प्लांट अपनी लाइफ पूरी नहीं कर सकता, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी डेफिशिएंसी, इसकी कमी इसी से पूरी हो सकती है, इसी से भरपाई कर सकते हो, दूसरे से नहीं, अल्टरनेट से नहीं। जैसा कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी नाइट्रोजन से ही दूर हो सकती है, फास्फोरस से दूर नहीं हो सकती है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन इन्होंने बोला कि ये एलिमेंट्स, ये तत्व प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरा करता है। भाई, पौधे में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, वो सारी की सारी क्या है? उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहलाती है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, यानी उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण यही करवाएगा, और एंजाइमों को एक्टिवेट करने का काम करेगा, एंजाइमों को एक्टिवेट करने का काम करेगा। अब देखो, एंजाइम तो पौधे के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। आप सोचो कि आप खाना खाते हैं, उसके लिए टाइलिन एंजाइम लार में अपने आप बनता है, लेकिन जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन ही नहीं होगा, पोषण ही नहीं होगा, तो ये टाइलिन आएगा कहां से, बनेगा कहां से? तो इसका कहने का मतलब है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है? और वहां पर एंजाइम एक्टिवेशन का भी काम करते हैं, यानी एंजाइमों के सक्रियकरण का काम करते हैं। ये 3 बातें जिसके लिए लागू हो गई, वो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। अब ये एसेंशियल जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, उनको फिर आगे हमने कई कैटेगरी में बांटा था। चलिए, तो ये 3 शर्तें जिसके लिए लागू होती है, फटाफट बोल देता हूं। ऐसा एलिमेंट जिसके बगैर प्लांट अपनी लाइफ पूरी नहीं कर सकता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो इसकी कमी इसी के द्वारा पूरी की जा सकती है, दूसरे से नहीं कर सकते। तीसरा, ये प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेते हैं, और एंजाइम एक्टिवेशन का काम करते हैं, यानी एंजाइमों के सक्रियकरण का काम करते हैं। जिस समय आर्नो ने इस थ्योरी को रिवाइज किया था, उस समय एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या मानी गई थी 16। अब आगे देखो क्या हुआ। एक ब्राउन नाम का साइंटिस्ट था, ब्राउन। अगर ये भारतीय होता तो इसका नाम भूरा राम होता। ब्राउन, एक ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, है ना? मैंने कहा ना, भारतीय होता तो भूरा राम नाम होता, ब्राउन बोले तो भूरा, लेकिन अभी आपको ब्राउन ही याद रखना पड़ेगा। तो एक ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1987 में कहा, 1987 में कहा कि निकल है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। निकल है वो क्या है? प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, पादप पोषक तत्व है, और इसे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में रखो भाई। अब क्या है, इन्होंने कहा कि जो निकल है वो यूरिएज एंजाइम का कंपोनेंट है, यूरिएज एंजाइम का घटक है, और यूरिएज एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, नाइट्रोजन उपापचयी क्रियाओं में आवश्यक है। तो निकल के बगैर नाइट्रोजन उपापचयी क्रियाएं नहीं होगी, तो भाई प्लांट अपनी लाइफ कैसे पूरी करेगा बिना नाइट्रोजन के? तो निकल है वो एक एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, इन्होंने कहा। 1987 में निकल को प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो मान लिया गया, पादप पोषक तत्व तो मान लिया गया, लेकिन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं माना गया, आवश्यक पोषक तत्व नहीं माना गया। ब्राउन के प्रयासों से निकल को 2010 के अंदर, 2010 के अंदर, ब्राउन के प्रयासों से, भूरा राम के प्रयासों से निकल को 2010 में एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स मान लिया गया, आवश्यक पोषक तत्व है वो मान लिया गया। तो अब क्या है, अगला एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स 2010 के अंदर आया निकल, और अब एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की संख्या कितनी हो गई? 17। तो अब आपसे पूछ ले, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17 है।
आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17 है, 17 है। तो 8% एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की संख्या होगी, वो कितनी होगी? 17 होगी। अब हम बात करें, ये जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, आवश्यक पोषक तत्व है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स आवश्यक पोषक तत्व जो है, इनकी संख्या है 17। हम इनको आगे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर लें? 3 श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। किसके आधार पर डिवाइड करेंगे? उनकी कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता और उनके फंक्शन के आधार पे। तो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट बेस्ड ऑन द फंक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन। हम लिख लेते हैं यहां पे, देखो भाई, पोषक तत्वों की सांद्रता व कार्य के आधार पर वर्गीकरण, व कार्य के आधार पर वर्गीकरण, कार्य के आधार पर वर्गीकरण, है ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब देखो, जो भी अपने पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है 17, उनको उनके कार्य और उनकी सांद्रता के आधार पर आगे अपने इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो सब क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स, है ना, या फिर स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स, या फिर आप हिंदी में बोलेंगे संरचनात्मक पोषक तत्व। क्या बोल देते हैं? संरचनात्मक पोषक तत्व बोल देते हैं। फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स या स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, या फिर आप संरचनात्मक पोषक तत्व बोल देते हैं, ठीक है। या फिर आप इन्हें क्या बोल देते हैं? बेसिक न्यूट्रिएंट्स भी। बेसिक न्यूट्रिएंट्स यानी आधार पोषक तत्व, आधार पोषक तत्व है वो बोल देते हैं, आधार पोषक तत्व। अब देखो इसमें कौन कौन से आते हैं। देखो, ऐसे तत्व जो पौधे की संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्लांट के आप किसी भी हिस्से में देख लो, है ना, जड़ में, शाखा में, तने में, है ना, प्लांट में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उन सब में देख लो, आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का हिस्सा है। संरचना का क्या है? हिस्सा है। ये संरचना का हिस्सा है, स्ट्रक्चर का क्या है? हिस्सा है। तो पौधे के हर भाग में आप इनको पाएंगे ही पाएंगे। और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आपके कितने हैं? 3 है। एक तो कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, और तीसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। पौधे के ड्राई वेट बेसिस, शुष्क भार के अनुसार कार्बन है वो कितना परसेंट होता है? 45% होता है। अगर कल को आपसे पीपीएम में पूछ ले तो आप पीपीएम में कितना बोलेंगे? आप गिन लो कितना हो गया, 4,50,000 पीपीएम होता है। किसी भी न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन यानी अगर आप सांद्रता निकालते हैं, किसी भी पौधे के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता देखते हैं तो उसके ड्राई वेट बेसिस देखा जाता है, शुष्क भार के अनुसार। अगर आप फ्रेश वेट के हिसाब से देखेंगे, ताजा भार के अनुसार देखेंगे, तो 90% तो भाई उसमें पानी ही है, वाटर ही है। तो आप ताजा भार के अनुसार, फ्रेश वेट के अनुसार पोषक तत्वों की सांद्रता नहीं निकालते हैं। पौधे को जलाते हैं, उसकी जो राख होती है उसमें से निकालते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स कितना है, कौन सा पोषक तत्व है वो कितना है, ठीक है। तो जनरली क्या है, पौधे के अंदर ड्राई वेट बेसिस, शुष्क भार के अनुसार कार्बन की मात्रा होती है 45%, जिसे आप 4,50,000 पीपीएम है वो बोल सकते हैं। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होती है 6%, जिसे आप 60,000 पीपीएम है वो बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 60,000 पीपीएम बोल सकते हैं। ऑक्सीजन कार्बन की जितना ही होता है, लगभग 45% होता है। तो ये अगर पीपीएम में देखोगे तो 4,50,000 पीपीएम होता है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को मिला के बात करूं तो ये पौधे के ड्राई वेट बेसिस, शुष्क भार के अनुसार कितना है? 96% है। बाकी जितने भी आवश्यक और लाभदायक और जितने भी आगे आएंगे वो सारे के सारे उस ड्राई वेट का, शुष्क भार का सिर्फ 4% है। और ये तीनों मिलाकर कितने हैं? 96% है। अब एक चीज यहां से आप और भी सीख जाइए, आपके काम आएगी,
कि कोई भी परसेंटेज है उसको पीपीएम में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, जो परसेंटेज आंकड़ा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। कल को कोई पीपीएम की अमाउंट दी हुई है, किसकी अमाउंट दी हुई है भाई, पीपीएम की मात्रा है वो दी हुई है, ये पीपीएम की मात्रा दी हुई है, और आप इसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले को पलट दीजिए, यानी पीपीएम को आप 10,000 से भाग दे दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो ये यहां पे अपने हो गए पीपीएम की बात हो गई है ना, पीपीएम को परसेंटेज और परसेंटेज को पीपीएम। तो ये हो गए फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स या संरचनात्मक पोषक तत्व या फिर बेसिक न्यूट्रिएंट्स, जिनको आधार पोषक तत्व भी आप बोल सकते हैं। पौधे के हर भाग में मिलेंगे, चाहे कोई सा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला देख लो उसमें भी यही है, प्रोटीन का देख लो उसके फॉर्मूले में भी मिल जाएंगे, फैट का फॉर्मूला देख लो उसके अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब मैं बात करूं, अगला है आपका मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं वृहद पोषक तत्व। क्या बोलते हैं जी, वृहद पोषक तत्व बोलते हैं, वृहद पोषक तत्व। और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन सा होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहां पे आप कुछ समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखो गौर करें, अगर पौधे के शुष्क भार के अनुसार अगर किसी पोषक तत्व की मात्रा पौधे के ड्राई वेट बेसिस, अगर किसी एलिमेंट्स की, किसी तत्व की मात्रा 1000 पीपीएम से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 1000 पीपीएम से मात्रा ज्यादा है तो मैक्रो है, और 1000 पीपीएम से कम है तो कौन सा है, माइक्रो है। पहली चीज, 1000 पीपीएम से कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मैक्रो है, और 1000 पीपीएम से कम है तो वो कौन सा हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। क्लियर है यहां पे। अब ये तो पीपीएम में बोल दिया, अगले का मन हो जाए एग्जामिनर का, हो सकता है बीवी बच्चों से लड़के आया है और उसका मन हो जाए आपको फंसाने का, तो परसेंटेज में पूछ ले, तो आपके पास फॉर्मूला है, उससे आप परसेंटेज करके देख लीजिए, पीपीएम को में 10,000 का भाग दीजिए तो 0.1%। अगर पौधे के ड्राई वेट बेसिस किसी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा 0.1% से ज्यादा है तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, और 0.1% से कम है तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। समझ लो, बीवी बच्चों से लड़ने के बाद भूखा आ गया है और भी फंसाने की कोशिश कर रहा है वो आपको, है ना, खाना वाना खिला के नहीं भेजा एग्जामिनर को, तो वो पूछ ले कि 1 किलो जो ड्राई वेट है, शुष्क भार है, अगर उसमें मात्रा 1 ग्राम है किसी न्यूट्रिएंट्स की, कितनी है, 1 ग्राम है, अगर 1 ग्राम से ऊपर है तो मैक्रो है, और 1 ग्राम से कम है तो माइक्रो है। 1 किलो में किसी की मात्रा 1 ग्राम होना 1000 पीपीएम ही होता है। कितना होता है, 1000 पीपीएम ही होता है। अब समझ लो उस बेचारे को क्या है, खाना तो दूर की बात, उसको पीने के लिए पानी भी नहीं मिला, है ना, भगा दिया घर से, तो वो आपको और फंसाने की कोशिश करेगा। तो 1 ग्राम में अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा 1 मिलीग्राम से ज्यादा है तो मैक्रो है, और 1 मिलीग्राम से क्या है, कम है तो वो कौन सा हो जाएगा, माइक्रो। इन दोनों का मतलब 1 पीपीएम ही होता है। हम पीपीएम की कैलकुलेशन करेंगे, उसके अंदर आपको सिखाएंगे, अगर 1 केजी में कोई चीज 1 ग्राम होती है तो 1000 पीपीएम है, और 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम होती है तो भी वो कितना होती है, 1000 पीपीएम होती है। अब मैं आपसे आंसर चाहूंगा, आप मुझे बताएं कि अगर ये मात्रा पीपीबी में पूछी जाए, पार्ट पर बिलियन में से पूछी जाए, देखो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, 10 लाख में से हिस्सा, और पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। अब जब पार्ट पर बिलियन की बात हो जाती है, पार्ट पर बिलियन, अब पार्ट पर बिलियन तो आपको यह पता होना चाहिए कि बिलियन में होता क्या है, बिलियन में होता क्या है। अब ये आप बताओगे, बिलियन, 1 बिलियन बराबर क्या होता है, मिलियन बराबर 10 लाख होता है, बिलियन बराबर कितना होता है बताइए। अब 1 बिलियन बराबर बताएं तो आप कैलकुलेशन कर पाएंगे।
पीपीबी, पीपीबी में अमाउंट पूछ ले पार्ट पर बिलियन, बट पार्ट पर बिलियन से पहले बिलियन पता होना चाहिए, बिलियन कितना है। बिलियन का मतलब क्या होता है भाई? आपको बिलियन ही नहीं पता ना बहुत सारों को। देखो, मिलियन का मतलब होता है 10⁶, 10⁶ का मतलब होता है 10 लाख, यानी यहां 6 जीरो लग गए। ये होता है आपका मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। वहीं पे मैं बिलियन की बात करूं तो बिलियन होता है आपका 10⁹ कितना होता है? 10⁹ और 10⁹ का मतलब हो जाएगा आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 9 जीरो लग जाएंगे। अब गिन के देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कितना? अरब। 1 अरब यानी 100 करोड़ या 1 अरब बिलियन होता है। 10⁹ होता है। 10⁹ करोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁹ करते हो तो फिर आपका हो जाता है 1 अरब। 10⁹ होता है ना? गिनती नहीं आती, बिलियनियर्स कैसे बनेंगे अपने? चलिए, अब देखो वो आपसे पूछ ले बिलियन के अंदर, है ना? भाई एग्जामिनर ऐसा आ जाए मैं क्या करूं, है ना? तो अब आपको बिलियंस के में भी पता होना चाहिए। अगर किसी पोषक तत्व की मात्रा 1 ppb पार्ट पर बिलियन, है ना? अब देखो ध्यान रखो, 1 ppb जो होता है वो 1000 ppm के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1000 ppm के बराबर होता है। ठीक है, कैसे बराबर होता है? क्योंकि देखो आप बोलते हैं कि जो 1 अरब है वो क्या है? 1 अरब है भाई वो 1000 लाख है, यानी एक जो अरब है वो 1000 मिलियन के बराबर है। 1000 लाख नहीं, मिलियन। किसके बराबर है? 1000 मिलियन के बराबर है 1 अरब जो है। या फिर मैं बोल दूं कि जो 1 बिलियन है वो 1000 मिलियन के बराबर है। 1 बिलियन 1000 मिलियन के बराबर है। तो 1 ppb किसके बराबर होता है? 1000 ppm के बराबर होता है। तो अब 1000 से भाग दे देते हैं, 1000 ppm को बचा कितना? एक ही बचा ना। तो अब ये 4 चीजें मैंने आपको बता दी, याद हो तो याद कर लो, समझ में आए तो समझ लो, नहीं तो रटना तो आपके हिस्से का है ही। तो अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ड्राई वेट बेसिस शुष्क भार के अनुसार 1 ppb से ऊपर है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और 1 ppb से नीचे है तो वो कौन सा हो जाएगा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? यहां पे एक बार फिर से आप इसको देख लें, है ना? देख लोगे तो अच्छा फील होगा। बिलियनियर्स बनने का सपना है या नहीं है, लेकिन बिलियन की कैलकुलेशन तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, जो माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं उनको ट्रेस एलिमेंट्स या ट्रेस न्यूट्रेंट्स भी कहते हैं, है ना? और जो मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं इनको मेजर न्यूट्रेंट्स या मेन न्यूट्रेंट्स भी। मेजर न्यूट्रेंट्स या मेन न्यूट्रेंट्स भी कहते हैं। हिंदी में मुख्य पोषक तत्व। अब सबसे पहले हम बात करें मैक्रो न्यूट्रेंट्स की। मैक्रो न्यूट्रेंट्स की 2 नंबर, पहले तो फ्रेम रखते, अब है हमारे मैक्रो न्यूट्रेंट्स। देखो एक बात तो आपके समझ में आ जानी चाहिए,
एक बात तो आपके समझ में आ जानी चाहिए कि मैक्रो और माइक्रो के बीच में जो डिफरेंस किया गया है वो किस आधार पे किया गया है, सांद्रता। और वहीं पे अगर हम बात करें फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो के बीच में डिफरेंस किया गया है वो इनके फंक्शन, क्योंकि फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट्स है ना वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, संरचना के हर एक हिस्से में होते हैं, ठीक है। तो ये तो इनके फंक्शन की बात है, साथ साथ में हमने सांद्रता की बात तो कर ली। भाई संरचना का हिस्सा है, स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा होगी, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है संरचना वृहद पोषक तत्व है या मेजर न्यूट्रिएंट्स है, इनको आप क्या है, इनके फंक्शन के आधार पर दो श्रेणी में बांट लेते हैं, कार्य के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो है जी आपका प्राइमरी एलिमेंट्स। कौन सा है, प्राइमरी एलिमेंट्स या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स लिखिए, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी प्राथमिक पोषक। कौन से, प्राथमिक पोषक तत्व। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एक तो नाइट्रोजन है, एक फास्फोरस है, एक पोटास है, और दूसरा मैं बात करूं तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोले तो द्वितीयक पोषक तत्व। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोले तो द्वितीयक पोषक तत्व, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स या द्वितीयक पोषक तत्व। अब देखो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आपके कौन कौन से आते हैं, एक तो आता है जी कैल्शियम, एक आता है जी मैग्नीशियम, और एक आता है जी आपका सल्फर। अब देखो जो नाइट्रोजन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, ये फंक्शन के आधार पे दो अलग अलग श्रेणियों में रखे गए हैं। जो प्राइमरी है वो प्लांट की ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, पौधे की ज्यादा उपापचयी क्रियाओं को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, पौधे के लिए ज्यादा महत्व रखता है। जो प्राथमिक है वो पौधे के लिए ज्यादा महत्व रखता है। इसीलिए तो आप कोई भी क्रॉप पढ़ते हैं, कोई भी फसल पढ़ते हैं तो एनपीके आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन संरचनात्मक तो आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनको क्यों नहीं पढ़ते। अरे भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति अपने आप चिंता करती है इनकी, है ना। कार्बन एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेते हैं, आगे बात करेंगे। हाइड्रोजन आप पानी देते हो, उससे हाइड्रोजन की भरपाई हो जाती है, जल से भरपाई हो जाती है। और जो ऑक्सीजन है इसकी जो भरपाई होती है वो जो टेरेस्ट्रियल पौधे हैं यानी स्थलीय पौधे हैं, ये तो वातावरण से इसे ऑक्सीजन के रूप में ले लेते हैं। एक्वेटिक पौधे हैं वो इसे, यानी जलीय पौधे हैं वो इसे जल से ले लेते हैं। कैसे लेते हैं वो तो आगे बात करेंगे। तो इनको हमें खेत में देने की जरूरत नहीं है, इनके लिए आपको कोई सप्लीमेंट्स यानी जैसे उर्वरक वगैरह देते हैं तो उनकी आपको यहां जरूरत नहीं पड़ती है भाई, सीधी सी बात है ना। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इसलिए उनके देने के बारे में आपको विचार करने की कहां जरूरत है, 1% भी जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पौधे के शुष्क भार के अनुसार होता है लगभग 14,000 ppm। कितना होता है, 14,000 ppm होता है। अगर हम इसे परसेंटेज में देखें तो 1.4% होता है। अब ये पीपीएम में पूछे जाने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। पहले जो CHO परसेंटेज में पूछे जाते हैं, ये ज्यादातर पीपीएम में पूछे जाते हैं। फास्फोरस की बात करें तो ये पौधे के शुष्क भार के अनुसार कितना होता है, लगभग 2000 ppm होता है। 2000 ppm का मतलब ये मान के चलिए 0.2% है ना। और वहीं पे पोटास की बात करें तो ये प्लांट के ड्राई वेट बेसिस पौधे के शुष्क भार के अनुसार 10,000 ppm होता है। और 10,000 ppm को अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। तो लगभग ये मान के चलो जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, कौन से, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है वो पौधे के शुष्क भार के अनुसार 2.5 से 2.7% के लमसम होते हैं। कितने होते हैं, 2.5 से 2.7% के बीच में होते हैं। एक्यूरेट पूछ ले तो आप बोल दोगे कि ये 2.6% है, वो टोटल देखने को मिलते हैं पौधे के शुष्क भार के अनुसार। अगर कुल हम बात करें तो ये रेंज पूछ ली जाती है कई बार, और कई बार क्या है आपसे एक्यूरेट, तो एक्यूरेट आप 2.6% है वो बता देंगे। अब देखो हम बात करें सेकेंडरी एलिमेंट्स यानी जो द्वितीयक पोषक तत्व है, इनका महत्व एनपीके की तुलना से क्या होता है, कम होता है। और आपने कभी भी क्रॉप पढ़ी है तो उस क्रॉप के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के एप्लीकेशन के बारे में नहीं पढ़ा है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो पौधे के शुष्क भार के अनुसार ये 5000 ppm होता है।
कितना होता है 5000 ppm। अब आप यहां पे एक बात पे ध्यान देंगे, तो देखो ये फास्फोरस से ज्यादा है। पौधे के शुष्क भार के अंदर ड्राई वेट बेसिस अगर हम बात करें तो फास्फोरस से ज्यादा है। फास्फोरस पौधे में ड्राई वेट बेसिस 0.2% है, ये 0.5% है। लेकिन फिर भी इसे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में, द्वितीय पोषक तत्व में रखा, यानी ये सांद्रताओं की तो बात नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन की बात तो नहीं कर रहा है, ये फंक्शन के आधार पर बात कर रहा है। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, ये क्या करेगा, ज्यादा मतलब उपापचय क्रियाओं को, ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको प्राइमरी में, प्राथमिक में रखा है। और ये कम को करता है, इसलिए हमने इसको किस में रख दिया है, सेकेंडरी के अंदर है वो रख दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करें मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है वो प्लांट के ड्राई वेट बेसिस कितना होता है, 2000 ppm होता है। अगर आप इसे परसेंटेज में देखेंगे तो 0.2% होता है। और वहीं पे अगर हम किसकी बात करें, सल्फर की बात करें, तो सल्फर जो होता है वो पौधे के ड्राई वेट बेसिस कितना होता है, पौधे के ड्राई वेट बेसिस होता है 1000 ppm। 1000 ppm को अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो ये 0.1% होता है। अब देखो पीछे वाली बातों पे ध्यान दो, चलो पीछे वाली पे तो बाद में ध्यान देते हैं। ये पौधे के ड्राई वेट बेसिस लगभग कितने होते हैं, पौधे के ड्राई वेट बेसिस 0.8% होते हैं। कितने होते हैं, पौधे के ड्राई वेट बेसिस 0.8% होते हैं। सारे अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट 0.8% होते हैं पौधे के ड्राई वेट बेसिस अगर देखा जाए, तो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अगर हम जोड़ दें, सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अगर हम जोड़ दें तो ये पौधे के ड्राई वेट बेसिस कितने होते हैं, 3.4%। एक्यूरेट पूछ ले और रेंज पूछ ले तो 3.2 से 3.5% आपको मिलेगी। कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को पहले भी मिले हुए हैं, है ना। एक्यूरेट पूछ ले तो 3.4 और रेंज पूछ ले तो 3.2 से 3.5%, या कभी कभी 3.3 से 3.5% के बीच में भी आपको रेंज है वो देखने को मिल जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहां पे हमारी बात होगी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, यानी वृहद पोषक तत्वों की। अब हम बात करते हैं जी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोले तो सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोले तो सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व। हमने कहा कि ये पौधे के शुष्क भार के अनुसार ड्राई वेट बेसिस कितने ppm से कम देखने को मिलते हैं, 1000 ppm से भी कम देखने को मिलते हैं। कितने कम देखने को मिलते हैं, 1000 ppm से भी कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब देखो हमने कहा असेंशियल कितने हैं, आवश्यक कितने हैं जी, आवश्यक है जी आपके 17। 17 में से 3 हो गए आपके स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, है ना, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हो गए, संरचनात्मक तत्व हो गए, या स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोल देता हूं, फिर गड़बड़ कर जाओगे आप। और फिर हमने कहा मैक्रो, मैक्रो में देखो 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी, है ना, 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी, कितने हो गए, 6। तो 9 तो यही हो गए, है ना, 9 तो यही हो गए। अब 17 में से पीछे कितने बचे, 8। 8 जो बचे हैं वो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो फटाफट आप सारे लोग मिलकर मुझे 8 ही बता दीजिए। 8 एक साथ लिख के भेजने हैं, ऐसे नहीं पहले आयरन लिख के भेज रहे हो, फिर इतने सारे स्टूडेंट के मैं कैसे कमेंट्स पढ़ूंगा भाई, एक एक करके, है ना। बस मुझे ये पता लग जाए कि आप 8 लिख सकते हो, फटाफट लिखिए। फटाफट लिखिए 8 जो न्यूट्रिएंट्स है उनके नाम। चलिए इतने में मैं अपना काम जारी रखता हूं, है ना। जी देखो, एक तो है आपका आयरन। आयरन, अब देखो हम पीपीएम में ही लिख लेते हैं, परसेंटेज में लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं, 1000 पीपीएम से कम होते हैं, तो इनको हम पीपीएम में लिखें तो ही ज्यादा बढ़िया है। आयरन है वो पौधे के शुष्क भार के अनुसार कितना होता है, 100 पीपीएम है वो होता है, ठीक है। अब हम बात करें बोरोन, है ना, नेक्स्ट अपने बात करें बोरोन। बोरोन पौधे के ड्राई वेट बेसिस शुष्क भार के अनुसार कितना होता है, 50 पीपीएम होता है। नेक्स्ट हम बात करें तीसरा जिंक, है ना। आप अपने हिसाब से 8 पूरे करते जाइए, मुझे पता तो लगे कि आप 8 पूरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जिंक वो कितना पीपीएम होता है, 20 पीपीएम। मैं स्लोली स्लोली लिखता हूं ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं।
मैग्नीज आपका होता है 50 ppm। अरे भाई मैग्नीज पहले लिखते, मैग्नीज 50 ppm, बोरॉन 20 ppm होता है। बोरॉन कितना होता है? 20 ppm होता है। ठीक है, उसके बाद हम जिंक की बात करें तो जिंक भी आपका कितना होता है? 20 ppm होता है। सीक्वेंस से लिखते तो ज्यादा ठीक रहता है ना। उसके बाद हम बात करें कॉपर। कॉपर, कॉपर तो और भी कम होता है, कितना होता है? 6 ppm। फिर उसके बाद हम बात करें मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम की बात करें तो मोलिब्डेनम आपका होता है 0.01 ppm, यानी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में है भाई मोलिब्डेनम, तो 0.01 ppm की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ही देखने को मिलता है। और निकिल भी इतना ही देखने को मिलता है, 0.1 ppm की कॉन्सेंट्रेशन में ही देखने को मिलता है। बच कौन सा गया? क्लोरीन। क्लोरीन ऊपर लिखना चाहिए था। क्लोरीन 100 ppm होता है। कितना होता है? 100 ppm। अब आप लोग मैच कर लो कि आपने पूरे के पूरे 8 सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। आपने 8 पूरे के पूरे सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आपके हैं वो साथ साथ के अंदर लिख दिए हैं। तो ये हो गए आपके टोटल। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो ये हो गए 17 का हिसाब किताब। अब देखो एक आया था अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट्स कॉन्सेप्ट, नाम सुना होगा आपने, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट्स। देखो आवश्यक पोषक तत्वों की तो बात हो गई है, अब मैं बात करता हूं किसकी? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट्स। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स, अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। अगर कोई एलिमेंट्स, कोई भी पोषक तत्व पौधे में 1 ppm, इसे 1 ppm से कम है, 1 ppm से क्या है? कम है, या फिर मैं बोल दूं 0.001 ppb से कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट्स बोलते हैं। अब देखो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट्स का कॉन्सेप्ट आप सब लोग जानते हैं, किसने दिया था? निकोलस ने दिया था। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? निकोलस ने दिया था। किसने? निकोलस ने। निकोलस ने दिया था। कब दिया था? 1963 में। अब जब ये निकोलस ने दिया था, निकोलस है या निकोलसन है, जब इन्होंने दिया था उस समय एक तो मोलिब्डेनम है, ये अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट था, और दूसरा कोबाल्ट है, ये अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट था। तो अगर हम बात करें निकोलस के अनुसार अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट्स कितने हैं? 2 है। अगर हम बात करें निकोलस के अनुसार तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट्स कितने हैं? मोलिब्डेनम और कोबाल्ट 2 है। पहली चीज हमने ये सुनी कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट्स वो होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी सांद्रता, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी सांद्रता है वो 1 ppm से भी कम होती है, वो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट 1 ppm से भी कम होती है। तो अब देखो 1 ppm से हम देखते हैं तो कम आपको एक तो यहां पे मोलिब्डेनम मिला, दूसरा यहां निकल मिला, कोबाल्ट तो है ही नहीं, कोबाल्ट तो बेनिफिशियल में है। इसने आवश्यक की कोई बात नहीं की, इसने कहा जितने भी आपके न्यूट्रेंट्स हैं उनमें से अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट्स आपका मोलिब्डेनम और कोबाल्ट 2 ही है। ठीक कहा इसने। तो फिर इसने निकिल को क्यों नहीं माना? निकिल को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट क्यों नहीं माना? निकिल भी तो 1 ppm से कम है, आप देख लीजिए। अरे भाई निकिल को पोषक तत्व भी 1987 में माना था, 1987 के अंदर इसे प्लांट न्यूट्रेंट्स माना था। और निकोलस है, इसने कब बोल दिया था? 1963 के अंदर बोल दिया कि जो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट्स है वो क्या होता है। उस समय निकिल का पता ही नहीं था कि वो पोषक तत्व है।
तो निकोलस के अनुसार अगर अपने बात करें तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो है, एक तो मोलिब्डेनम है, दूसरा कोबाल्ट है, लेकिन वर्तमान में आप तीन मानेंगे निकिल भी है, क्योंकि निकिल बाद में आया है, तो निकिल भी तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही है। तो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देखो ये ईयर जो है ना 1963-61, ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। निकोलस का जो रिसर्च था वो 1961 से 63 के बीच में था, इसलिए कहीं पे आपको 61 मिलेगा, कहीं पे 63 मिलेगा, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 1961 से 63 के बीच में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो अल्ट्रा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो निकोलस ने दिया था, कब दिया था? ये दिया था भाई इन्होंने 1961 से 63 के बीच में। आप 63 रिसर्च खत्म होकर पब्लिकेशन की डेट लिखते हैं तो 63 ही सही है। मोलिब्डेनम और कोबाल्ट इसके अकॉर्डिंग अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, लेकिन बाद में निकिल को भी अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में शामिल किया गया था। ये तो हो गई बात आपकी किसकी? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन नहीं है, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक बात आती है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, लाभदायक पोषक तत्व। लाभदायक पोषक तत्व, लाभदायक पोषक तत्व जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं, है ना। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं, लाभदायक पोषक तत्व। अब देखो पहले तो हम बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है वो 4 पढ़ा करते थे, आजकल बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स आप कितने पढ़ते हो? 9 पढ़ते हो। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स आप कितने पढ़ते हो? 9 पढ़ते हो। अब ये किस किस के लिए बेनिफिशियल है ये तो बाद में बात करेंगे, पहले तो हम क्या है न्यूट्रिएंट्स के क्लासिफिकेशन की बात चल रही है ना, फंक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर, ठीक है। तो अब देखो बेनिफिशियल में आपका आता है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा किसके लिए बेनिफिशियल है ना, लेकिन अभी हम बाद में बात करेंगे उस बात की। बेनिफिशियल में एक तो आपका कोबाल्ट आता है, ठीक है, और अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, क़यादत ये चल रही है कि ये एसेंशियल की कैटेगरी में शामिल हो सकता है। क्या है? ये एसेंशियल की कैटेगरी में शामिल हो सकता है। अब बेनिफिशियल होते क्या है, लाभदायक होते क्या है, पहले तो ये सुनो आप। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह सांद्रता रखते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो अपने आप में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह ही सांद्रता रखते हैं, प्लांट के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की तरह ही कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं। गौर करना जो मेरी बातें हैं उन पे, यहां से सीधा क्वेश्चन बनता है। देखो जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है यानी लाभदायक पोषक तत्व है, ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता रखते हैं। ये प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है, जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, हो सकता है हमें जानकारी ना हो, या फिर कुछ एक पौधों के लिए भी हो सकते हैं। ये प्लांट्स के जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, यानी उसकी लाइफ कंप्लीट करने के लिए जरूरी नहीं है। हो सकते हैं, हो सकता है हमें जानकारी ना हो, लेकिन कुछ पौधों के लिए ये एसेंशियल की तरह भी काम करते हैं, कुछ पौधों के लिए एसेंशियल की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। अगर पौधा इन्हें ग्रहण करता है, इन्हें अपटेक करता है, तो उसको फायदा जरूर मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ उसको लाभ मिलेगा, उसे हम बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। यानी लाइफ पूरा करने के लिए तो जरूरी नहीं है, किसी के लिए हो भी सकता है हमें जानकारी ना हो, है ना। और कुछ एक पौधों के लिए ये एसेंशियल होते भी हैं, आवश्यक होते भी हैं, कुछ एक पौधों के लिए आवश्यक होते भी हैं। लेकिन अगर पौधा इन्हें अपटेक करता है तो पौधे को पक्का बेनिफिट मिलना ही मिलना है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोबाल्ट जो है वो लेग्यूम के लिए एसेंशियल जैसा काम करता है, लेग्यूम फसलों के लिए एसेंशियल जैसा काम करता है, क्योंकि वो जो लेग्यूम होता है उसकी जड़ों में जो रूट फॉर्मेशन होता है, जड़ों में जो गांठें बनती है, उसके लिए कोबाल्ट जरूरी है। कोबाल्ट नहीं होगा तो जड़ों में गांठें कम बनेंगी, तो वहां एसेंशियल जैसा काम कर रहा है ना, इसलिए कोबाल्ट को 18 पॉसिबल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इन्हें पॉसिबल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, पॉसिबल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, पॉसिबल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, संभावित आवश्यक पोषक तत्व भी कहा जाता है। बेनिफिशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाभदायक पोषक तत्व है, उनको नोट कर लेना कि इन्हें संभावित आवश्यक पोषक तत्व भी कहा जाता है, पॉसिबल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। ये फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर एसेंशियल में शामिल हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। इन्हें संभावित आवश्यक पोषक तत्व भी कहा जाता है।
पॉसिबल एसेंशियल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब जैसे कोबाल्ट है, मैंने कहा ना लेग्यूम के लिए कैसा काम करते हैं, एसेंशियल जैसा है वो काम करते हैं। तो जी देखो कोबाल्ट है। उसके अलावा कोबाल्ट को 18वां पॉसिबल एसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है, 18वां संभावित आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। सिलिका, सिलिका को 19 नंबर का एसेंशियल पॉसिबल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है सिलिका को। अब देखो सिलिका है, गन्ने के लिए जरूरी है, धान के लिए जरूरी है, मेज के लिए जरूरी है ना। क्यों जरूरी है ये तो चलो बाद में बात करेंगे। मेरा कहने का मतलब इनके अंदर ये एसेंशियल का काम कर रहे हैं, तो ये कुछ पौधों के लिए एसेंशियल होते भी है और कुछ की हमें जानकारी नहीं है, सीधी सी बात है ना। अब इसी तरह से मैं बात करूं तो सोडियम भी है भाई, इसी तरह से मैं बात करूं तो वेनेडियम भी है, उस तरह से मैं बात करूं तो एल्युमिनियम भी है ना, और उसके अलावा मैं बात करूं तो रुबेडियम भी है ना, और इसके अलावा मैं बात करूं तो जीए, जीए को आप क्या बोल देते हैं, जीए को गैलियम बोल देते हैं, है ना। और उसके अलावा मैं बात करूं तो सेलेनियम भी है और आयोडीन भी है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो ये आपके क्या हो गए, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो हो गए हैं, यानी लाभदायक पोषक तत्व है वो हो गए हैं। तो लाभदायक पोषक तत्व कितने हैं आपके, 9 है वो लाभदायक पोषक तत्व, बेनिफिशियल है वो 9 है। अब एक आता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, एक आता है जी आपका फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स यानी क्रियात्मक पोषक तत्व, क्रियात्मक पोषक तत्व। क्रियात्मक पोषक तत्व का मतलब क्या होता है, जो पौधे में जाके क्रिया करे, क्रियात्मक पोषक तत्व फंक्शनल। अब भाई जो असेंशियल है वो पौधे में जाके कुछ ना कुछ फंक्शन तो करते हैं ना, तभी तो वो क्या है, असेंशियल है, तभी तो वो क्या है, असेंशियल है। असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी आवश्यक पोषक तत्व, ये तो फंक्शनल है ही है, 17 है, ये तो फंक्शनल है ही है। जो बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, लाभदायक पोषक तत्व है, ये लाभदायक क्यों है, पौधे में जाके कोई तो काम करते होंगे ना, तभी तो लाभ पहुंचाते हैं। ये कितने हैं, 9 है। तो 17 और 9 आपके कितने हो जाते हैं, 17 और 9 हो जाएंगे 26। तो आपसे पूछ ले कि फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, 26, जो पौधे में जाकर फंक्शन करे, क्रिया करे। अब जो असेंशियल है वो भी तो कुछ क्रिया ही कर रहा है, ऐसे ही थोड़ी अंदर चला गया है वो। और जो बेनिफिशियल है वो भी तो कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है, तभी तो बेनिफिट दे रहा है ना। तो जनरली क्या है, फंक्शनल है वो क्या है, असेंशियल प्लस बेनिफिशियल मिलकर फंक्शनल होते हैं, यानी क्रियात्मक पोषक तत्व जो है वो आवश्यक पोषक तत्व प्लस लाभदायक होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या 26 है वो हो जाती है। तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन, और जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उनका आपका बेसिक भी हो गया है। क्लियर है स्टूडेंट, यहां तक करवाया, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बता दीजिए। यहां तक करवाया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग बता दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बता दीजिए। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, आराम से करवाया है। कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।